कि आपकी सीए जर्नी के दौरान में कौन सा सबसे फनीएस्ट मोमेंट था कि जब आपकी सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुई, आपने सीए फाइनल को कैसे अप्रोच किया? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगाओ। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि नहीं यार, काश मैं इसकी जगह ना कुछ और करता तो मे बी बेटर रहता? वो चीज़ हमेशा हॉन्ट करती है कि यार अगर मैंने वो अटेम्प्ट स्किप नहीं किया होता तो शायद मैं 6 महीने पहले चार्टर्ड बन क्या गया। करने जाते हैं आप अपने टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे सॉर्ट करते थे जो भी उस समय की थी? जो भी आपका डिफिकल्ट टास्क है वो आप पहले अचीव कर लो ताकि आप दिन भर रिलैक्स्ड हो। अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द सी एक्सपीरियंस। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कन्वर्सेशन में, जो कि हम करने जा रहे हैं आप लोगों के प्यारे लॉर्ड जस्सी सर से। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। तो सर, बच्चे ना हमेशा जानना चाहते हैं कि जिनसे आज वो पढ़ रहे हैं, भाई जब वो भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। बिल्कुल तो वैसे तो एक हमारा सेशन पहले हो चुका है, बिल्कुल ठीक है ना, बट यहाँ पे हम अपने पास में और ज़्यादा एक डीप कन्वर्सेशन में जाएंगे और बच्चों के लिए कुछ हंसी मजाक वाले किस्से रखेंगे, कुछ चीज़ें जो उनको मदद भी कर सके आने वाले टाइम में। बिल्कुल सर। तो सर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो एक थोड़े फनी उससे चलेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी सीए जर्नी के दौरान में कौन सा सबसे फनीएस्ट मोमेंट था जिसे आप आज भी याद रखते हो और हंसते होंगे? सर है तो 2-3। एक जो किस्सा मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर रहा था, एक बारी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि ऑडिट का पेपर था सर। अच्छा। और उसके अंदर ना एक क्वेश्चन आया था कंपनी के रिगार्डिंग। उसमें शायद डिफर्ड टैक्स एसेट या डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकालनी थी। उसके रिगार्डिंग हमें ऑडिट का ओपिनियन देना था या कुछ ऐसा आंसर लिखना था। तो उस वक्त इतना स्ट्रेस था ऑडिट के पेपर को लेकर, वो आज भी रहता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तो सबके बोलते हैं। तो उस वक्त इतना स्ट्रेस था एग्जाम हॉल के टाइम पर, मेरे को सर ये क्लिक नहीं कर रहा था कि कंपनी का टैक्स रेट 30% होता है। होते हैं। इंटर में क्वालिफाई करके सीए फाइनल में बैठा हुआ हूँ। हाँ। और मेरे को ये याद नहीं आ रहा वहां पे कि कंपनी का टैक्स रेट 30% होता है। एंड मैं आंसर में लिख के आया कि एज द टैक्स रेट ऑफ कंपनी इज नॉट गिवन वी कैन नॉट कैलकुलेट द डीटी और टीटीआर। और वो मैं आज सोचता हूँ कि यार वो जो एग्जामिनर था जिसने मेरी कॉपी चेक करी होगी, वो अपना सर पकड़ लिया होगा यार कि यार तू आ कैसे गया फाइनल में। फाइनल में कैसे? लेकिन सर वो उस दिन इतना बर्डन होता है आपको, इतनी हाँ। टेंशन होती है कि कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आती हुई भी नहीं आती। और ये सर, मैं यही चीज है कि बच्चों को लगता है मेरे ख्याल से कि यार कि हम साथ भी ऐसे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, और ये हर किसी के साथ हो। वो एग्जाम जो प्रेशर है ना, वो मतलब वो ऑडिट वाला जो एक पेपर है ना, मतलब वो मेरे साथ हमेशा फियर रहा है। एक और किस्सा ऑडिट का वाला ही है। अभी मुझे जस्ट अभी बात करते हुए याद आया कि मैं इंटर में था और आरटीपी में इंटरनल ऑडिट का एक क्वेश्चन आया था। तो आरटीपी में उस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक 2-3 पेज का था। तो कल पेपर है, मैं रात को आरटीपी खोल के बैठा, तो वो 3 पेज का आंसर था। मैंने कहा ये तो नहीं आएगा यार, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ना आता है थ्योरी में। एंड यू वोंट बिलीव सर, नेक्स्ट डे सेम क्वेश्चन 10 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। एंड मैं खुद को उस वक्त इतना कोस रहा था कि रात को सामने मेरे वो क्वेश्चन आया और मैंने वो क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने पढ़ा ही नहीं कि उस क्वेश्चन में क्या लिखना है। फिर मेरे मन में जो आया मैंने वो फट्टे मारे वहां पे। तो जैसे तैसे पेपर निकाला मैंने, कहानी पूरी लिख डाली है। हाँ, और टचवुड ये रहा है दोनों बार ऑडिट में कि जस्ट मार्जिन पे पास हुआ हूँ। अच्छा। इंटर में भी ऐसे ही थे 42-43 और फाइनल में भी ऐसे ही थे 42-43। बस मैं सर ये मतलब कहता हूं कि 45 नहीं टपे के बराबर होते हैं ये वाले नंबर ना। ऑडिट में 45 नहीं टपे कभी। ये वाला हिसाब है। नहीं पर सर, मतलब मेरे हिसाब से हर व्यक्ति की लाइफ में ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं बिल्कुल, और जो ना लाइफ मेमोरी बन जाते हैं। मतलब जैसे आपने किस्से बताया वो हर की में होते हैं। तो सर चलो अब जरा हम अपने पास और चीजें जानते हैं आपके बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा फॉर द सीए फाइनल एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, कि जब आपकी सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुई, आपने सीए फाइनल को कैसे अप्रोच किया? सर ये मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ना एक तो मैंने सिंगल ग्रुप करके दिया है। ओके। तो जब मैं अपना इंटर का सेकंड ग्रुप दे रहा था एंड मैं पेपर देकर आया, जैसे ही मैं पेपर देकर आया आई वाज डैम श्योर कि मेरा ग्रुप निकल जाएगा। मैं एक ग्रुप क्वालिफाई कर चुका था, दूसरे ग्रुप के मैं पेपर दे आया एंड मैंने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया। मेरे सीनियर थे, उन्होंने अपनी एफआर की क्लासेस ज्वाइन करी, तब नया नया सैटेलाइट वाला सिस्टम चालू हुआ था। तो मैंने उनके साथ ही एफआर की क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो आई वॉज दैट मच श्योर कि मुझे पता है कि रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने तुरंत अपनी एफआर की क्लासेस विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट स्टार्ट कर दी। और मेरा जो अप्रोच हमेशा से रहा है कि मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता है कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ या मैं कितना एफर्ट मार सकता हूँ, मेरा ब्रेन का स्टोरिंग पावर कितना है या मैं कितने मन से पढ़ सकता हूँ। तो मुझे ये पता था कि यार बोथ ग्रुप का प्रेशर मैं हैंडल
नहीं कर नहीं पाऊंगा। कर पाऊंगा। मुझे पता है कि मैं 10 घंटे दिन का पढ़ सकता हूँ, और 10 घंटे में 2 ग्रुप को पढ़ना और 10 घंटे एक ही ग्रुप को पढ़ना, तो उसमें ये मुझे लगता था कि यार 10 घंटे मैं पढ़ सकता हूँ और मैं एक ही ग्रुप को पढ़ूंगा, तो आई एम 100% श्योर कि मेरे पास होने के जो चांसेस हैं Probability वो बढ़ काफ़ी बढ़ जाएगी, एंड आई विल मेक थ्रू। और क्योंकि मैं वो इंटर में कर चुका था, तो मुझे पता था कि मुझे फाइनल में भी सेम अप्रोच के साथ चलना है। तो मेरा ये माइंडसेट तो क्लियर था कि मुझे देने सिंगल ग्रुप है। तो मैंने एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करी, और मेरी ट्रेनिंग साथ में चल रही थी। तो सुबह अपना 10 to 5 या 10 to 6 जो भी आर्टिकलशिप का टाइम रहता था वो आर्टिकलशिप, और यूजुअली उस टाइम पे क्लासेस सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हुआ करती थी। हाँ। तो 6 बजे सुबह हम क्लासेस लेते थे, 6 से सीधे अपना 9-10 बजे तक क्लासेस लगाई, देन स्ट्रेट टू द आर्टिकलशिप, वहीं से ऑफिस चले गए। शाम को जब आए तो क्लास का होमवर्क वगैरह किया। तो ये मेरी प्रैक्टिस 1-1.5 साल तक, 2 साल तक रही। तो जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट्स फाइंड अप होते गए, वैसे वैसे मैं करता गया। ओके। और एक चीज़ जो मैंने अपनी इंटर जर्नी में सीखी कि हमें सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आज हम ऑब्वियस है एजुकेशन इंडस्ट्री में ही हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बात मैं सब बच्चों से बोलना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगाओ। आपको क्लास केवल उस सब्जेक्ट की लगानी चाहिए जिसमें आपको दिक्कत है, जिसमें आप लैग करते हो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप सेल्फ कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको खुद है। आप 250-300 घंटे की क्लास जो लगाते हो, उससे आपको जो इनपुट मिलता है दैट इज ओनली 30 to 40 आवर्स, जो रिटेंशन है आपके दिमाग में। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, जब वो पढ़ोगे तब आपको याद आएगा अरे क्लास में ये पढ़ा था। तो इट इज बेटर कि आप ये सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लो कि 6 सब्जेक्ट है मेरे पास फाइनल में, तो मुझे उन 6 में से किसकी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है और कौन से सब्जेक्ट्स में सेल्फ कर सकता हूं। और आजकल तो सर वैसे भी बहुत एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बच्चा अगर चाहे तो वो खुद भी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक और फैक्टर भी है कि क्लासेस से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीजें मिल जाती हैं, डिसिप्लिन बन जाता है। तो जो बच्चों को डिसिप्लिन लैक करता है, या उसको लगता है यार मैं हैफजर्ड वे में पढ़ूंगा, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस मिल जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ले लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने पहले फिर ग्रुप 1 क्लियर किया और उसके बाद आपने फिर ग्रुप 2 का अप्रोच किया? हाँ, पहले मैंने ग्रुप 1 दिया एंड देन मैंने ग्रुप 2 दिया। बट इसमें आपको कहीं ना कहीं सर ये आया होगा कि इंटर से फाइनल में क्लियर करने में जो पहला ग्रुप रहा होगा उसको समय ज्यादा मिला होगा, तो ग्रुप 2 को बाद में फिर सिर्फ 6 मंथ्स मिले होंगे, तो सेकंड ग्रुप में फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया? सर अगर आपको याद हो तो हम लोग उस एरा के हैं जब हम लोग की ट्रेनिंग सीपीटी के बाद शुरू हो जाती थी। 3.5 साल वाले हैं हम लोग। तो सीपीटी के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, फाउंडेशन के बाद लगभग 1.5 साल में मेरा इंटर क्लियर हो गया। तो आई वॉज हैविंग 2 ईयर्स। और यहाँ पर मैंने एक जगह पर गलती ये करी कि मैं लगभग 1.5 साल तक, या लगभग कह लो 2 साल तक, मैं सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ा। ग्रुप 1 पे रहा, वही चीज पे आ रहा। मैंने सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ा, और जब मैंने ग्रुप 1 दे दिया देन आई पिक्ड अप ग्रुप 2। और उस टाइम पे मैं थोड़ा सा पैनिक मोड में भी चला गया था कि मैंने 2 साल ग्रुप 1 को दिए हैं और ग्रुप 2 के लिए अब मेरे पास केवल 6 महीने का टाइम है। और ग्रुप 2 में डीटी भी था, आईडीटी भी था, इसका हुआ करता था। तो भाई आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस चक्कर में कॉस्टिंग था। ग्रुप 2 में 4 होते थे। तो फिर वहां पर थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार मुश्किल होगी, बट टचवुड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड जनवरी में जब ग्रुप 1 का रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो उसने एक फ्यूल दे दिया, चार्ज अप कर दिया कि अब तो पूरा हो गया सीए, बस एक ग्रुप रह गया। तो मैंने अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया। तो उससे टचवुड बहुत फायदा मिला। एंड ग्रुप 1 को मैंने 2 साल पढ़ा और ग्रुप 2 को मैंने 6 महीने पढ़ के पास किया। काबिले तारीफ सर। और पास मतलब थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी कर देते हैं, पास भी क्या किया, 4 में से 3 पेपर में एग्जामिशन भी। ओ भाई साहब क्या बात है सर, 4 में से 3 पेपर में मैं एग्जामिशन भी स्कोर। मतलब हम कई बार ऐसा होता है ना कि ये मैंने भी देखा, कई बार क्या होता है किस चीज को जितने समय की रिक्वायरमेंट है अगर बहुत ज्यादा देते हैं तो मैंने देखा एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाँ। और रिजल्ट भी नहीं आता। और यहाँ पे आपने देखो उतना टाइम दिया। हाँ। ठीक है, मैं बोलूंगा 6 मंथ से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एक बार के लिए, बट दैट इज एप्ट टाइम। और आपने उसमें अच्छे से तैयारी करी, उसका रिजल्ट आया देखो। नहीं, और एक ये भी फैक्टर था ना कि जब ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहा था तब आर्टिकलशिप चल रही थी, तो पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी नहीं होता था कि सुबह आप 6 से 10 पहले क्लास लगा रहे हो, देन फिर आप ऑफिस जा रहे हो, तो टायर्ड हो जाता था। तो वहां पर आपको पढ़ने का उतना टाइम भी नहीं मिलता था, तो इसलिए वहां पे टाइम ज्यादा लगा। और जब ग्रुप 2 की बारी आई तब तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो ट्रेनिंग का बर्डन नहीं था, पूरा दिन अपने पास था। तो जितना टाइम ट्रेनिंग में वेस्ट होता था वो टाइम भी फिर पढ़ाई में लगा। बिल्कुल। सर चलो एक चीज़ जानते हैं, इतना समय हो गया क्वालिफाई किए हुए, मतलब अभी तो आप इंडस्ट्री के अंदर में टॉप फैकल्टीज में से हो,
मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में अगर आप अपने पास में जाओ और अपनी सीए जर्नी में जाके देखो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपने सही करी, जो आज की डेट में बच्चों को करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि नहीं यार, काश मैं इसकी जगह ना कुछ और करता तो मे बी बेटर रहता। एक तो जो मुझे लगता है कि जो मैंने सबसे अच्छा काम किया कि मैंने पीयर प्रेशर नहीं लिया। मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे को प्रेशराइज किया कि तू बोथ ग्रुप दे सकता है, तू बोथ ग्रुप्स दे। मतलब इंटर में आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, मतलब मेरे अराउंड 60% के आसपास दोनों ग्रुप्स में मार्क्स थे। एंड मेरे सीनियर मेरे को फिर बोलते थे, देख तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, तू बोथ ग्रुप देता तो तू क्वालिफाई कर लेता। तो मैंने फिर उनको ये जवाब दिया कि अगर मैं बोथ देता ना तो मैं पास ही ना होता। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये पता है कि मुझे दिन में 10 घंटे पढ़ना है। मेरा कैपेबिलिटी 10 घंटे का है। तो मैं अगर 10 घंटे 6 पेपर को दे रहा हूँ और 10 घंटे में 3 पेपर को दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस है मेरे पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, डबल हो गया प्रोबेबिलिटी, कि मेरी कवरेज ज्यादा होगी। तो मैं कोई भी, वो बोलते ना कि कोई भी स्टोन अनटर्न्ड मत छोड़ो, यू हैव टू डू इट एवरीथिंग। तो फिर मैं वो सब कुछ करता था। मैं आरटीपी भी लगा रहा हूँ, एमटीपी भी लगा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैंने गो थ्रू किया। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि पेपर कहीं से भी आ जाए, आई विल बी एबल टू क्वालिफाई। मतलब कितना भी हार्ड आ जाए, आई विल बी एबल टू क्वालिफाई। 100 में 100 थोड़ा ना लेकर आने, 85 लेकर आने पास होने के लिए। तो इतना तो अपन ने कर लिया है कि आ जाएंगे। तो ये इस चीज के लिए मैं हमेशा अपने आप को थैंकफुल रहता हूँ कि यार मेरा वो जो माइंडसेट क्लियर था कि मुझे इस तरीके से चलना है और मैं ऐसे ही चलूंगा। आई नो माई स्ट्रेंथ, आई नो माई वीकनेस, मुझे पीयर प्रेशर में नहीं आना है। और एक गलती जो मैंने करी वो मैंने ये करी कि आर्टिकलशिप, जैसे मैंने बताया 3.5 साल की होती थी, तो हम लोग को प्रोविजनल अटेम्प्ट मिलता था 3 साल के बाद, कि आपकी आर्टिकलशिप 3 साल हो गए तो आप प्रोविजनली अपीयर कर सकते हो 6 महीना पहले। तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था कि मैं प्रोविजनली अपीयर होना चाहता हूँ। और उस टाइम पे 2011 में देयर वाज अ वर्ल्ड कप, और मैं अभी इंटर क्वालिफाई करके आया था। थोड़ी सी उसकी खुमारी थी कि यार मैंने पास तो कर ही लिया है, तो आई विल बी एबल टू मेक इट, मैं फाइनल भी कर लूँगा। बट थोड़ा सा अपना वो, मैंने क्या बोलते हैं, पढ़ने का तरीका नहीं बदला। जितने घंटे मैं इंटर में पढ़ता था 6, 7, 8 घंटे, उतने ही मैं फाइनल में पढ़ रहा था। बट फाइनल में उतने से काम चलता नहीं। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आते गए मेरा डर बढ़ता गया एंड आई क्विट द एग्जाम। मैंने ड्रॉप कर दिया कि मैं ये एग्जाम प्रोविजनल के लिए, जो आपने प्रोविजनल जो मैंने भरा था, कि मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा। और उस एग्जाम में मतलब पेपर्स बहुत ईजी आए, ऐसे ऐसे बच्चे पास हो गए जिनकी तैयारी मेरे से भी आधी थी। तो वो चीज मुझे आज हमेशा हॉन्ट करती है। तब मैंने ये सोच के ड्रॉप किया था कि जो अगला अटेम्प्ट आ रहा है आई विल बी गिविंग बोथ ग्रुप्स, मेरे पास और 6 महीने आ जाएंगे तो मैं बोथ दूंगा। बट वो बोथ होता नहीं है, क्योंकि आप जब लिंगर ऑन करते हो ना तो आप लीनियंट हो जाते हो, तो आपको ब्रेन को लगता है यार अभी बहुत टाइम है। प्रेशर में जो चीजें होती है ना वो रिजल्ट लेकर आती हैं। तो फिर मुझे वो चीज हमेशा हॉन्ट करती है कि यार अगर मैंने वो अटेम्प्ट स्किप नहीं किया होता तो शायद मैं 6 महीने पहले चार्टर्ड बन जाता। बट शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था। चलो सर, वो तो मतलब हाँ, मतलब ये चीज है कि चलो एक रिग्रेट वाली जो बात, एक रिग्रेट है, मतलब कि वो लीनियंसी थी, मतलब मेरी गलती थी जो मुझे एक्सेप्ट है कि हाँ मैंने ये गलती करी, मैंने लापरवाही करी, मुझे वो अटेम्प्ट देना चाहिए था। मेरे पास फिर भी 1-1.5 महीना था, मेरी क्लासेस हो चुकी थी, जस्ट आई हैव टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट। लेकिन वो होता है ना कि एग्जाम पास आते हैं तो बंदा पैनिक हो जाता है। तो वो मैं पैनिक मोड में चला गया और उसकी वजह से मैंने अटेम्प्ट को स्किप किया। तो उस चक्कर में फिर मैंने ये चीज ठान ली कि भाई अब जो है जैसा है, यू हैव टू फेस इट। उसके बाद से मैंने कभी गिव अप नहीं किया किसी भी सिचुएशन। एक चीज सर जिसको हम एक्सेप्ट करते भी है क्योंकि वो हमारे साथ भी होता है, मैं इस चीज को लेके आऊंगा, अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस। देयर वर डिस्ट्रैक्शंस एट आवर टाइम आल्सो। ऐसा तो है नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तब डिफरेंट वे में डिस्ट्रैक्शंस थे। आज के टाइम में उनकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फ़ोन का यूसेज है अलग लेवल पे। आप इंस्टाग्राम खोलने बैठते हो तो 10 मिनट के लिए सोचते हो ब्रेक के लिए, वो 1 घंटा चले जाता है। यूट्यूब से शॉर्ट्स देखने बैठ रहे हो, वीडियोस देखने बैठ रहे हो। तो उस केस के लिए मतलब आप अपने टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे सॉर्ट करते थे जो भी उस समय की थी, और हम आज के बच्चों को क्या एडवाइस आप देना चाहते हो? सर मेरा मतलब डेली बेसिस पे एक चीज़ रहता था कि मेरा एक सेट एजेंडा है, मुझे वो एजेंडा अचीव करना है, और वो एजेंडा अचीव करने के बाद आई विल बी रिवॉर्डिंग माई सेल्फ। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं 10 घंटे की मेरी कैपेसिटी थी, 8 घंटे मैंने सो लिया, 18 हो गए, 6 घंटे हैं, तो मैं 6 घंटे तसल्ली से फिर मौज करता था। मतलब मेरा ये हिसाब होता था कि मैं 8 बजे सुबह उठ जाता था, ये मैं इंटर की बात बता रहा हूँ और ये फाइनल्स की।
जब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं 8 बजे से उठ गया। तो 8 बजे से लेके मैं शाम को 4, 5, 6 बजे तक मुझे जितनी भी पढ़ाई करनी है, जो भी मेरे डेली के टारगेट्स हैं, मैं उनको अचीव करता था। फिर 6 बजे के बाद मैं बाइक उठाता था एंड मैं घूमने निकल जाता था। मुझे घूमने का बहुत शौक था। वो मैं कान में ईयरफोन्स लगाए, लाउड म्यूज़िक, और मैं अपना घूम रहा हूँ। मैं 1.5-2 घंटा आराम से घूमता था एंड देन आई कम बैक। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल को जो सब्जेक्ट्स होते थे वो उठा लिए, या मैंने जो सुबह पढ़ा है मैंने वो रिवाइज कर लिया। कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो कुछ नहीं किया, कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर उठाया, पीछे गाने लाउड म्यूजिक पे लगा लिए और उसके एग्जाम्पल्स को ही गो थ्रू कर लिया। मतलब कुछ ना कुछ अपने आप को मैं एंगेज रखता था। तो अपना एक डिसिप्लिन बना लेना चाहिए कि यार ये तो हमें करना ही करना है। वो बोलते हैं ना, एक ईट द फ्रॉग, कि अगर आपको दिन में एक फ्रॉग खाना है तो इट इज़ बेटर कि आप वो सुबह खा लो, दिमाग से एक टेंशन निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये कि जो भी आपका डिफिकल्ट टास्क है वो आप पहले अचीव कर लो, ताकि आप दिन भर रिलैक्स्ड रहो। तो सुबह का मेरा टारगेट होता था कि सबसे पहले थ्योरी, इसका हो गया, ऑडिट हो गया, जिसमें रटना है तो रटने वाला काम पहले करो। फिर उसके बाद जो चीज़ मौज वाली है वो फिर मौज वाली काम करो। 5 बजे तक 6 बजे तक पढ़ाई करो, फिर घूमने निकल जाओ। वैसे सर रिमार्केबल, मतलब मैं तो ये कहते हूँ कि बच्चों को एक अपने टारगेट सेट किया है, आप उसे अचीव करो और फिर अपने आप को रिवॉर्ड करो। सिंपल सी बात है भाई। आज की डेट में भी चलो भाई, मान लिया इंस्टाग्राम है, रील्स है, शॉर्ट्स हैं, मैं कहता हूँ देखो क्या दिक्कत है, टेक्नोलॉजी है, बनी इसीलिए, यूज़ करो। लेकिन अब ये नहीं है कि आप उसे गलत टाइम पे यूज़ करो। भाई आप अपना क्लास का जो टाइम है, अपने पढ़ने का जो टाइम है, उस टाइम पे आप पढ़ो। भाई आपने सेट बना दिया कि मेरे को शाम को 6 बजे तक पढ़ना है, 6 बजे तक पढ़ लो। 6 बजे के बाद तुम्हें जो करना है वो करो। कौन रोक रहा है तुमको? कितनी रील देख लोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा? सर बच्चे यहाँ पे 2-3 घंटे, मैं कह रहा हूँ 2 घंटा। भाई तुमने दिन का टारगेट अचीव कर लिया, अब तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं है कि मुझे पढ़ना है, गिल्ट नहीं आएगा आपको, गिल्ट नहीं आएगा आपको। सर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको कोई सेटबैक लगा हो, मतलब ड्यूरिंग योर सीए जर्नी या वैसे भी लाइफ में, ठीक है ना, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? बिकॉज बच्चे हमारे पास बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो एग्जाम्स में शायद क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो इंटर में हो सकता है कि उनके नहीं हुए वे क्लियर, या फाइनल में। तो अगर आपके साथ कभी हुआ तो आपने उस चीज़ को कैसे? मेरा सीए जर्नी में सेटबैक तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बोर्ड्स एग्जाम में था क्लास 10th में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मैं नहीं पढ़ रहा था। और जब मैं एग्ज़ाम्स देकर आया, पेपर्स देकर आया, तो मेरी पेपर से फॉल्स एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 75% मार्क्स आ जाएंगे, 80% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब मार्क्स आए तो वो 58.2% थे। अच्छा। तो उस चीज़ ने मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ कराया कि तुमको जो रिजल्ट मिला है वो उसी चीज़ का मिला है जितने तुमने एफर्ट्स पुट इन करें। आप किताब लेकर बैठे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, दूसरी जगह पे आप टहल रहे हो, ख्यालों में खोए हुए हो, तो वो फिर पढ़ थोड़ा ना रहे हो आप भले किताब लेकर बैठे हो। तो मैंने आफ्टर दैट एक ये रूल बना लिया कि मैं जब किताब खोलकर बैठा हूँगा तो मैं पढ़ रहा हूँगा, और अगर मेरा दिमाग कहीं और चला गया तो मैं किताब बंद कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा। जितना मुझे उसको सोचना है मैं उसको सोच लूंगा और सोचने के बाद जब थक जाऊंगा तो फिर मैं आके किताब उठा लूंगा। तो वो मैंने कहा कि भले 2 घंटे पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। तो वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट करी और वही चीज़ को मैंने अपनी सीए जर्नी में भी कैरी ऑन किया। जैसे जैसे मेरे लेवल्स बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे एफर्ट्स जो थे उसके लिए वो इंक्रीज होते गए। फाउंडेशन लेवल पे शायद मैं 4-5 घंटे पढ़ता था, इंटर लेवल पे मैं 7-8 घंटे पढ़ता था, तो फाइनल लेवल पे मैंने उसको 10-12 घंटे। तो मैंने उस वो क्या बोलते हैं सीरियसनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो आप जितनी देर पढ़ो सॉलिड पढ़ो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये मेरा एजेंडा है कि आप खुद से झूठ मत बोलो। मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं पेपर बहुत बढ़िया हो, फाड़ दिया सर, पेपर फाड़ दिया, और जब नंबर आ रहे हैं तो 40 भी नहीं बन रहे, 35 नहीं बन रहे। बच्चा कह रहा है एग्जामिशन आएगी, मतलब मैं ऐसा पेपर करके आया हूँ 60+ आ जाएंगे, और नंबर आ रहे हैं 30, नंबर आ रहे हैं 35। तो भाई इतना वेरिएशन नहीं होता। हाँ, मतलब वी कैन एक्सेप्ट कि आपके पास में 10 नंबर 15 नंबर तक का हो सकता है अगर मार्किंग स्ट्रिक्ट है, टफ है, उसके हिसाब से जो भी है। तो मतलब मैंने इतना, मतलब मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ ये बात, मैंने जितने भी एग्जाम लिखे, एग्जाम लिख के आने के बाद मैंने घर पे अपने आप को इवेलुएट किया। मैंने जितने मार्क्स अपने को दिए मेरे मार्क्स उसी रेंज में +और-5 में थे। तो मुझे पता है मैं क्या लिख कर आया हूँ और सामने वाला एग्जामिनर क्या नंबर देगा। तो मैंने कभी भी अपने से फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं बनाई, फॉल्स होप नहीं बनाई। मैं जितना करके आया हूँ मुझे पता है। तो बच्चे अगर वहां पर अपने आप को समझ लें तो काम हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, सर से हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बातचीत करी है। वैसे अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं कि
जसमीत सर के अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस रहे और आप कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे आप लोगों को उनका एडवाइस चाहिए, उनके कोई एक्सपीरियंसेस आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बट बिफोर वी एंड, एक लास्ट में चीज़ सर आपसे पूछना चाहूँगा, अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द CA एस्पिरेंट्स। सर पीस ऑफ एडवाइस यही है कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो एंड उस पर वर्क अपॉन करो। मतलब मेरी स्कूल में एक टीचर थी, उन्होंने ये कहा था कि बच्चा गलती क्या करता है, जो सब्जेक्ट को उसको अच्छा आता है वो उसे कम पढ़ता है और जो उसे नहीं आता वो उस पर ज़्यादा टाइम देता है। इससे क्या होता है कि जो तुम्हें नहीं आता उसको तुम कितना भी अच्छा कर लोगे, यू विल बी गेटिंग द एवरेज मार्क्स। लेकिन जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा आता है और तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो यू विल बी एंड अप गेनिंग द एवरेज मार्क्स। तो जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छे से आता है उसे इतना अच्छा कर लो कि वहां पर यू विल बी स्कोरिंग 80+, 85+। और जो सब्जेक्ट में तुम वीक हो उसे इतना कर लो कि यू विल बी गेटिंग 45+, अराउंड 45-50 की रेंज में। तो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो जो बहुत सारे बच्चों का एग्रीगेट नहीं बनता वो वहीं पर लैग कर रहे हैं कि उन्होंने सारे पेपर्स को एवरेज कर लिया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पेपर ऐसा है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। मैंने अपनी CA जर्नी में यही फॉलो किया। मेरा प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग था, तो मेरी हर बार प्रैक्टिकल में आई हैव स्कोर्ड द एग्जामिनेशन और उसी ने मेरे को हेल्प किया मेरा एवरेज एग्रीगेट बनाने में। थ्योरी में आई वाज 40, 45, 50, मेरा कभी इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन प्रैक्टिकल्स में आई हैव इवन स्कोर्ड 77 मार्क्स। तो आप अगर उधर अपने आप को स्ट्रांग कर लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी। हर बच्चे का पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एज पर योर सेल्फ। चलो सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके एंड है, मेरे ख्याल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मजा होगा आज के सेशन में। सो मिलते हैं आप लोगों से बेटा आगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।